हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिवीजन स्टडी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आप लोग साइंस से जुड़े हुए बहुत इम्पोर्टेंट सवालों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन और जो भी अन्य तरीके होते हैं नोटिफिकेशन के उसको ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे साइंस से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो थ्योरी होती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो मिथ होते हैं जो हम लोग को आते नहीं हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? आप लोग देखे होंगे लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, अंगूर से शराब बनना और भोजन का पचना। ये सब आप लोग के दैनिक जीवन में होता ही होता है और यही सब है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में दूध आप ले लीजिए और दूध से एक बार दही बना दीजिए और दूध से दही बनने के बाद हो सकता है कि दूध नहीं प्राप्त होगा और नहीं ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वह बस एक बार हो गई तो हो गई। और एक होती है भौतिक अभिक्रिया। आप लोग सुने होंगे कि भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। तो भौतिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिससे हम उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके भौतिक गुणों को, मतलब इनके भौतिक गुणों को देखा जाता है और इनके भौतिक गुणों से मतलब बदलाव किया जाता है। तो इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, आपस में दोबारा मिल जाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो होता है बर्फ, बर्फ जो है, बर्फ में बर्फ को हम लोग, बर्फ से हम लोग पानी बना देते हैं और फिर इसी पानी से हम लोग बर्फ बना देते हैं। तो क्या होता है कि यह एक भौतिक अभिक्रिया होती है जिसमें हम लोग बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, मतलब कि भौतिक अभिक्रिया उसको हम लोग कहते हैं जिससे हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं एक तरह के, सभी रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं एक तरह के रासायनिक अभिक्रिया ही होती हैं। देखिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को हम लोग जो, जब ये होता है Mg का मैग्नीशियम लिखेंगे, मैग्नीशियम, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और क्या होता है कि यह एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। तो यह जब एक बार जल जाएगा तो दोबारा मैग्नीशियम नहीं बन सकता है, क्योंकि यह एक राख का रूप ले लेता है और आप लोग जानते होंगे कि फिर दोबारा नहीं बना सकते हैं। मतलब देखिए, आप लोग एक रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आप लोग लीजिए एक लकड़ी, लकड़ी लेंगे और लकड़ी लेने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम लोग जला देंगे। जलाने के बाद जब राख प्राप्त होगी तो हम लोग इसको फिर दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते हैं। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एक तरफा होती है, एक तरफ से ही काम करती है। अगर रासायनिक अभिक्रिया एक बार हो गई तो उसको बदलना मुश्किल है। मतलब कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो बदल जाती हैं, कुछ अभिक्रियाएं नहीं बदल पाती हैं। आगे देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में क्या होता है कि जिस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि अवस्था बदल जाती है। क्या होता है? अवस्था बदल जाती है। जैसे हम लोग लेते हैं उदाहरण के तौर पर दूध। दूध में देखेंगे तो दूध जब एक पतीले में, मान लीजिए कि छोटा सा बर्तन है,
इसमें जब रखा होता है तो यह एक तरल अवस्था में होता है। इसकी अवस्था तरल होती है। कौन सी अवस्था आती है? तरल। यही दूध जब दही बन जाता है, क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से थक्के जैसे, मतलब यह ठोस के रूप में आ जाता है। क्या होता है? यह ठोस बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया, दूध में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और रासायनिक अभिक्रिया के होने के साथ साथ पदार्थ की अवस्था भी बदल रही है। देखिए रंग में परिवर्तन क्या होता है, आप लोग देखे होंगे। एक उदाहरण लेते हैं, लोहा। लोहा में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यह लोहा हल्का भूरे रंग का हो जाता है, और इसमें क्या होता है, जंग लगने पर, जिसे यह लोहा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और नमी के साथ, ऑक्सीजन प्लस नमी जब आ जाती है लोहे में, तो यह हल्के भूरे रंग की एक परत जम जाती है, जिसको आप लोग देखे होंगे आम जीवन में, मतलब यह प्रयोग होता है और इसका प्रयोग बहुत होता है। क्या होता है कि लोहा जब ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करता है तो यह भूरे रंग का एक परत बना लेता है, और यह भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि दोबारा उस परत से उसी लोहे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि देखिए रंग बदल जाता है, और लोहे का रंग पहले कितना, मतलब दूसरे रंग का था, लाल कलर का था, और वही लोहा भूरे रंग का हो जाता है। आगे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उत्सर्जन करती हैं गैसों का उत्सर्जन करती हैं। कैसे देखेंगे कि जब आप लोग देखेंगे गोबर गैस प्लांट देखे होंगे, गोबर गैस प्लांट में आप लोग गोबर को इकट्ठा करते हैं, और एक बार जब गोबर इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है कि उसमें से कुछ गैसें निकलती हैं, जिससे हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसको आप लोग देखे होंगे। मान लीजिए कि एक होता है गोबर गैस का प्लांट, और इसमें हम लोग डाल दिए गोबर, तो इसके पूरे ढक्कन को बंद कर देंगे, और यहाँ से एक पाइप निकाल कर एक घर में ले जाते हैं, और यहाँ पे चूल्हा लगा के बनाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसी गोबर को फिर जैसा पहले था वैसा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और इसमें से देखिए गैस भी निकलता है। देखिए तापमान में परिवर्तन देखेंगे कि जब हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे, तापमान में परिवर्तन आप लोग देखे होंगे कहीं गैस वेल्डिंग होते हुए देखेंगे। तो क्या होता है कि जब एक कंटेनर में गैस वेल्डिंग होती है तो वहाँ पे एक कंटेनर में तेजाब रखे रहते हैं लोग, जो मिस्त्री होते हैं वो तेजाब रखते हैं, और उसको हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। इसको सीधी भाषा में, मतलब जो मिस्त्री होते हैं वो काम जो करते हैं, इसको तेजाब बोलते हैं। और जब इसमें क्या मिलाते हैं, जिंक को मिलाते हैं, तो यह क्या होता है कि एक धुआं के साथ, मतलब गैस तो निकालेगा, और जिस कंटेनर में जिंक को मिलाएंगे, तेजाब के साथ जिंक को मिलाएंगे, तो इसके तापमान में वृद्धि होती है। आप लोग देखे होंगे अभी थोड़ी दिन पहले दीपावली में लोग एक, क्या होता है, तोप का, जो प्लास्टिक का तोप बना रहे थे, उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, और उसमें कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया जैसे इस तरह से बना रहे थे लोग। एक पाइप ले रहे थे, फिर यहाँ से एक पतली सी पाइप जोड़ रहे थे, और यहाँ पे छेद करके, और इधर से एक लाइटर लगाते थे, और लाइटर क्या करता था, यहाँ से छेद होता था, इसमें कैल्शियम कार्बाइड को डालते थे, और क्या करते थे, इसमें से थोड़ा पानी डालते थे। तो क्या होता था कि जब आप कैल्शियम कार्बाइड को डालेंगे तो आप लोग देखे होंगे कि यह थोड़ा सा पाइप गर्म होती है, और जब यह गर्म होगी
तो रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें होंगी और इसमें से गैस निकलती थी, और जब इस लाइटर से हम लोग हीट करते थे तो इधर से यह गैस जलती थी और इसको निकलने का एक रास्ता होता था। तो यहाँ से बहुत तेज़ी से निकलती थी। तो गैस जब कहीं से तेज़ी से निकलती है तो लॉ ऑफ बर्नौली जो है वह काम करता है और वहाँ से थोड़ी सी तेज़ आवाज़ होती है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का नियम है। अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग बदल जाएगा, गैसों का उत्सर्जन होगा और तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया को सरल भाषा में लिखने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पेस्ट बनता है, मतलब यह एक राख जैसे बन जाता है। तो क्या हम लोग इसको पूरा बाकायदे लिखेंगे कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में इतनी गर्मी के साथ देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण तो आप लोग देख लिए हैं कि रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को सरल रूप में लिखना है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया रासायनिक समीकरण। लेकिन एक होता है रासायनिक सूत्र, रासायनिक नहीं, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि इसको हम लोग देखेंगे तो रासायनिक समीकरण को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जैसे एकदम शॉर्टकट रास्ता जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे क्या होता है कि जब हम लोग एकदम मतलब ऐसे मतलब हम लोग कहीं मान लीजिए कि यहाँ से आप लोग इस तरह से एक नक्शा बनाते हैं और यहाँ से हम लोग को जाना है यहाँ पर, मतलब गुजरात के साइड से जाना है हम लोग को बंगलोर के साइड। तो हम लोग ये रास्ता भी ले सकते हैं और हम लोग ये सीधा रास्ता भी ले सकते हैं। तो मतलब कोई सीधा सीधा रास्ता, मतलब जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसको हम लोग अपनाते हैं। तो हम लोग इसमें भी रासायनिक समीकरण में भी जो हम लोग छोटे से छोटे रास्ते को, मतलब छोटे से छोटी विधि को देखेंगे तो जब हम लोग इसको शब्दों के बजाय न लिख करके कुछ ऐसे संकेत से लिखेंगे जिससे हम लोग को पता चल जाए कि यही चीज़ हो रहा है और यह बदलाव हो रहा है। क्या होता है कि इसमें इसको लिखने से फ़ायदा होता है कि मतलब जैसे लोग जल्दी से समझ जाएंगे, और जब जल्दी से लोग समझ जाएंगे तो इसमें देखिए यह संकेत होता है मैग्नीशियम का और यह संकेत होता है ऑक्सीजन का। जब ये दोनों मिल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं तो ये संकेत होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसको हम लोग संकेत रूप में लिखेंगे तो इससे ये पता चलता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया जो है जो छोटी सी हो रही है और यह छोटे से छोटे रूप में लिखना है, ये हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब रासायनिक समीकरण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब छोटे से छोटे रूप में संकेत के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब देखिए रासायनिक क्या होता है कि समीकरण का जो महत्व होता है और रासायनिक समीकरण के जो फायदे होते हैं वो क्या होते हैं कि रासायनिक समीकरण में जो आप लोग पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोग देखे होंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ए और बी, पार्ट ए और बी जब इस तरह से मिल के रासायनिक अभिक्रिया करके जब एक सी बनाते हैं तो क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि ये इनको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक और इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक और इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो क्या होता है कि इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये बताता है कि द्रव्यमान संरक्षण में पार्ट ए और पार्ट बी जब ये दोनों मिल के, मतलब तत्व ए और तत्व बी दोनों मिल के जब
किसी चीज़ को C को बनाते हैं तो इसका द्रव्यमान मान लीजिए कि यह, हम लोग एकदम आसान भाषा में समझते हैं, मान लीजिए कि यह 1 किलो का है, 1 केजी का है, 1 केजी का है, और ये भी ये मान लीजिए 2 केजी का है। तो हम लोग जब इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनाएंगे तो यह जो होगा इन दोनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा, यानी 3 केजी का होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान, मतलब जो बन रहा है और जो बना रहा है, तो मान लीजिए कि चीनी और पानी, 1 लीटर चीनी लीजिए और 1 किलो पानी, एक किलो चीनी लीजिए और 1 लीटर पानी लीजिए, दोनों को आप लोग मिलाएंगे तो दोनों कहीं ना कहीं 2 किलो या 2 लीटर के करीब होगा। तो आप लोग ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि 1 किलो नमक लीजिए, 1 किलो चीनी लीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो 2 किलो हो जाएगा। तो एकदम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जो जिससे बन रहा है और जो बना रहा है और जो चीज़ बन रहा है, इन सभी का द्रव्यमान क्या होगा कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। तो यह संतुलन की अभिक्रिया, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब इसको संतुलन करने के लिए हम लोग कुछ न कुछ ऐसे देख लीजिए कि जब हम लोग एक फार्मूला लेते हैं, एक रासायनिक फार्मूला लेते हैं, रासायनिक समीकरण लेते हैं, जिसमें होता है कि Fe, और यह सब चीज़ मैं क्लास 10 के NCERT से बता रहा हूँ। आप लोग, अगर आप लोगों को देखना होगा, आप लोगों को पढ़ना होगा, आप लोगों को चेक करना होगा, तो आप लोग क्या करिएगा कि रासायनिक समीकरण और जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर, जो पहला चैप्टर है, उससे आप लोग देख सकते हैं। मैं कुछ अलग चीज़ नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी सी आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग पूरे इस चैप्टर को समझ जाएंगे और थोड़ा सा मतलब आप लोग की एक आधारभूत जो है संरचना बन जाएगी इस चैप्टर को लेके। मतलब कुछ आसान चैप्टर होते हैं जो NCERT है हमारी, आसान भाषा में दी गई है। तो देखिए, एक समीकरण हमने लिखा है, यह संतुलित समीकरण नहीं है, इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या होगा कि देखिए यहाँ पे इन द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाएंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम से लगाएंगे और इसके सभी परमाणुओं और अणुओं को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसके कितने अणु हैं, इसके कितने अणु हैं, इधर कितने हैं, इन सबको संतुलन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे Fe3 है और यहाँ Fe1 है, मतलब यहाँ पे Fe का मान 1 पर है और यहाँ पे 3 है। तो इसको संतुलन करने के लिए यहाँ पे हम लोग पहले 3 ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 3Fe, यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब हम लोग का 3 तो आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 4H है, O है, 4H तो है लेकिन O भी है। तो हम लोग यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे इसके सामने 4 लिख दें तो यहाँ पे इंटू में 8 हो जाएगा। मतलब जब हम लोग यहाँ से प्रयोग करेंगे इसका 8, यहाँ पे जब हम लोग 8O करके इस तरह से करेंगे, Fe3O4 लेंगे और यहाँ पे H2 लेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ पे 8H है तो यहाँ पे 2 है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं इसको 8 करना है। तो देखिए 4 दूना के 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 दूना के 8, इसका इसमें गुणा होता है। आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग यहाँ तक विज्ञान पढ़े हैं तो कंपटीशन लेवल के विज्ञान पढ़ने के लिए थोड़ा आसान तरीके से समझेंगे। इसको करेंगे ऐसे तो इसका गुणा होता है और ये 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब देखिए कि यह 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इस यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते हैं, जो भी चीज़ लिखेंगे हम लोग आगे लिखेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, आगे लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, ए भी आगे लिखा है। हम पीछे वाले को नहीं छेड़ेंगे, बस हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे संतुलन करने के लिए आगे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो 4 है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखिए, अब हो गया हम लोग का रासायनिक समीकरण जो है, यहाँ पे ये 8 नहीं है यार, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, 8 नहीं है, ये 2 है। और इसको हम लोग यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ए वाला 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो हम लोग H2 करेंगे तो देखिए H2 4H2 तो यहाँ पे आ गया, मतलब अभी भी समीकरण संतुलन में और
ये जो है 4 जो है O, मतलब इसका गुणा O में करेंगे तो O4 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगा। अब देखिए इन सबको गिनेंगे और इसको मतलब पता करेंगे कि देखिए कैसे कैसे हो गया है। यहाँ पे देखिए पहले Fe तो 1 था लेकिन यहाँ पे 3 था। अब देखिए यहाँ पे Fe 3 है और यहाँ पे भी Fe 3 है। फिर देखिए H2 जो है यहाँ पे पहले H2 था, मतलब सिंगल था, और यहाँ पे भी तो यहाँ पे तो सिंगल था, लेकिन क्या था कि वो ऑक्सीजन को लेकर हम लोग ऑक्सीजन से लेके कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन को 4 बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, तो जब इसको हम लोग 4 बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं। जब इसको 4 लिखेंगे तो यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, तो यह हाइड्रोजन डायरेक्ट उठ के यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, मतलब 2 2 4 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए 2 2 4 दूना के 8 और 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो जा रहा है। तो यह कहीं ना कहीं इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को मतलब संतुलित करते हैं। और क्या होता है कि जैसे संतुलित करने के लिए कभी भी हम, जब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो जो भी चीज़ लिखना है, जो भी अंक लिखना है, जो भी नंबर लिखना है, वो सब इन सब अक्षरों मतलब इन सब संकेतों के आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और इससे हम लोग जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखना है तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है, आगे लिखना है। ये नहीं कि हम लोग को इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, इसको हम लोग जैसे कि तैसे रहने देना है। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ लिखेंगे हम लोग इसके आगे लिखेंगे और इसके गुणा करेंगे, और इसको हम लोग गुणा और जोड़ घटाना करके, जो गुणा बार बार गुणा करके संतुलन करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मतलब बहुत से असंतुलित जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको आप लोग देखे होंगे। क्या होता है कि इस तरह से जब हम लोग संतुलित करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। रासायनिक समीकरण को इस तरीके से संतुलित करना क्या होता है, हीट एंड ट्रायल विधि होता है। हीट एंड ट्रायल विधि होता है, ट्रायल विधि होता है। आप लोग इससे सहमति, आप लोग को अगर पता होगा तो ये सब जानते होंगे। और ये आप लोग इसमें से मैं जानता हूँ कि ये चीज़ नहीं जानते रहे होंगे कि मतलब इसमें आगे आगे ऐड करना होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीज़ें होती हैं इसमें जो नंबर जोड़े जाते हैं वो आगे की साइड जोड़े जाते हैं, ये नहीं कि पीछे की साइड। सब चीज़ किताबों में दिया होता है। अगर आप लोग थोड़ी सी किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो मैं आप लोगों को इतना बता दूंगा कि मतलब आप लोग कहीं ना कहीं परीक्षाओं में एक अच्छे नंबर्स को लाने की मतलब श्रेणी में आ जाएंगे। और आप लोग ऐसा काम करेंगे कि जैसे कुछ लोग तोप जैसे निकल जाते हैं, ऐसे आराम से मतलब पहले धीरे धीरे सीखेंगे और आप लोग को भी सिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप अपने दोस्तों को ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो भेजना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।